साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जिसमें आपके आगामी परीक्षाओं के लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ वाला जो पोर्शन है वैज्ञानिक प्रदेश के तहत, उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं PSLV C52 या EOS 04 मिशन के बारे में। तो देखिए, 14 फरवरी 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान PSLV की 54वीं उड़ान, जिसका नाम है PSLV C52, सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ठीक है, यहाँ तारीख भी ध्यान रखें, कई बार तारीख भी पूछ लेता है। 14 फरवरी 2022 PSLV C52 ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जी है शार के नाम से जानते हैं, कि प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी है। देखिए, इसके पश्चात मुख्य उपग्रह EOS 04 और 2 लघु उपग्रहों को 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2022 में यह इसरो का पहला लॉन्च मिशन रहा है। PSLV C52 PSLV के एक्सेल संस्करण की 23वीं उड़ान थी। EOS 04 एक भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। EOS का मतलब ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वास्तव में यह एक राडार प्रतिबिंबन उपग्रह रीसेट राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे कृषि वानिकी और बागान, मिट्टी में नमी और जल विज्ञान और बाढ़ नियंत्रण जैसे अनुप्रयोगों हेतु सभी मौसमी परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। इस उपग्रह का वजन कितना है? 1710 किलोग्राम। इस उपग्रह का निर्माण UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा किया गया है। इस मिशन की अवधि कितनी है? 10 वर्ष है। INS-2TD या इंस्टेड कह सकते हैं, इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर उपग्रह है, जो भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का पूर्ववर्ती का यह एक क्या है? पूर्ववर्ती है। आगे इसमें बात करते हैं इंस्पायर ESAT-1। यह एक छात्र उपग्रह है। ठीक है, यह क्या है? एक छात्र उपग्रह है जो आपका PSLV C52 के साथ भेजा गया था। ठीक है, इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम द्वारा कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है। 2 अन्य विश्वविद्यालयों नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर तथा नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ताइवान ने भी इस उपग्रह के निर्माण में सहयोग दिया है। इसका उद्देश्य आयनमंडल गतिकी या आयनोस्फीयर डायनेमिक्स के साथ साथ सूर्य के कोरोना होता है, उसकी तापमान प्रक्रिया, कोरोनल हीटिंग प्रोसेस की समझ में सुधार करना है। अब आगे बात करते हैं INSAT-4B को सेवा मुक्त किया गया है। 24 जनवरी 2022 को इसरो को संचार उपग्रह INSAT-4B को सेवा मुक्त कर दिया गया, डीकमीशन्ड कर दिया गया। जीवन काल की समाप्ति के पश्चात इस उपग्रह की मिशन पश्चात निपटान प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति द्वारा अनुशंसित अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण दिशा निर्देशों के अनुपालन में संचालित किया गया। मिशन पूर्ण करने के बाद निपटान से गुजरने वाला यह भारत का 21वां GEO उपग्रह है, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। ज्ञातव्य है कि DTH एवं अन्य संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से INSAT-4B का प्रक्षेपण जो है ये कब किया गया था? 12 मार्च 2007 को इसरो द्वारा फ्रेंच गुआना से किया गया था। यह INSAT-4 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था। आगे चलते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करें तो 25 दिसंबर 2021 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये शॉर्ट में JWST कहते हैं, का प्रक्षेपण दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुआना से यूरोपीय एरियन 5 रॉकेट द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा अब तक निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन को सामान्यतः JWST या वेब के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशाल अवरक्त दूरबीन है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। पूर्व में इस दूरबीन को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप NGST नाम दिया गया था या इस नाम से जाना जाता था। सितंबर 2002 में इसका पुनर्नामकरण नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स E वेब के नाम पर इसका नाम किया गया। ठीक है, JWST के प्राथमिक दर्पण प्राइमरी मिरर का व्यास लगभग 6.5 मीटर है। यह अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से युक्त दूरबीन है। यह दर्पण 18 अलग अलग खंडों से निर्मित है। ये सभी खंड षटकोणीय हैं। दर्पण के सभी खंडों का निर्माण अत्यधिक हल्की वेरियम धातु से किया गया है।
इस दूरबीन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक टेनिस कोर्ट के आकार की सन शील्ड है। यह वायु स्रोतों, सूर्य आदि से आने वाले प्रकाश एवं ऊष्मा से दूरबीन की रक्षा करती है और जो उसे ठंडा रखने में मदद करती है। जो JWST है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक साझा मिशन है। ये महत्वपूर्ण, इस फैक्ट को याद रखिएगा। नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इसके विकास के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। देखिए, JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगले दशक की एक प्रमुख वेधशाला है जो ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक क्षण का अध्ययन करेगी तथा बिग बैंग के पश्चात प्रथम प्रदीप्त चमक ल्यूमिनस ग्लो से लेकर सौर प्रणालियों के क्रमिक विकास तक का अध्ययन इस दूरबीन के जरिए किया जाएगा। औरक्त तरंगदैर्ध्य इंफ्रारेड वेवलेंथ में ब्रह्मांड के अवलोकन के माध्यम से ऐसी घटनाओं, पिंडों को देखा जा सकेगा जो अभी तक किसी भी अन्य दूरबीन के माध्यम से संभव नहीं हो सका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को प्रायः हबल दूरबीन का स्थानापन्न रिप्लेसमेंट कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में उसका उत्तरवर्ती सक्सेसर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्यतः अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करेगा, जबकि हबल प्रमुख रूप से ऑप्टिकल एवं परावैगनी तरंगदैर्ध्य पर आधारित है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी आपको याद रखना है। JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के दर्पण का व्यास 6.5 मीटर, जबकि हबल के दर्पण का व्यास 2.4 मीटर, उससे कहीं अधिक JWST का है। स्पष्ट है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का दर्पण हबल से 2.7 गुना अधिक बड़ा है। आगे बात करते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 के बारे में। तो 25 नवंबर 2021 को धवन नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। ध्यान रखें कि धवन 1 क्या है, तो यह क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। यह परीक्षण हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की भारतीय एरोस्पेस निर्माता एवं वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है। यह परीक्षण नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के परीक्षण केंद्र में किया गया। धवन 1 जो है, धवन 1 भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। इस इंजन का नामकरण प्रख्यात भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में उनके नाम पर किया गया है। आगे इसमें देखते हैं, तो देखिए धवन 1 को सुपर एलवाय के साथ ही 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया। यह इंजन 2 उच्च प्रदर्शन वाले हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रणोदकों, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस अर्थात LNG तथा तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित होता है। LNG में 90% से अधिक मीथेन शामिल होता है, को भविष्य के रॉकेट ईंधन की संज्ञा दी गई है। इस इंजन को स्काई रूट द्वारा विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 2 के ऊपरी चरण में लगाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ की बात करें तो 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। यह अंतरिक्ष तथा उपग्रह कंपनियों का एक अग्रणी उद्योग संघ है। अंतरिक्ष तथा उपग्रह कंपनियों का भारतीय अंतरिक्ष संघ की टैगलाइन क्या है? भूमंडल से ब्रह्मांड तक, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र हेतु भी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोलने के उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष संघ नामक एक नई संस्था की परिकल्पना की गई है। और यह जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है में अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं से लैस अग्रणी घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा। यह जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है या इंडियन स्पेस एसोसिएशन है के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को टाटा समूह का है, वन वेब, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंदर इंडस्ट्रीज तथा अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विकास को गति प्रदान करता है। इस क्षेत्र में देश को एक अग्रणी प्रतिभागी बनाना है। हेंसन क्रेटर के बारे में बात करें, हेंसन क्रेटर तो 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हेंसन क्रेटर किया है। तो पूछ सकता है कि दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव पर है। यह नाम वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर रखा गया है। उल्लेखनीय कि हेंसन उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक रहे हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, चंद्रमा के नहीं, पृथ्वी के। हेंसन ने कई आर्कटिक अभियानों का नेतृत्व किया और वर्ष 1945 में उन्हें आर्कटिक अन्वेषण हेतु अमेरिकी नौसेना द्वारा एक मेडल सम्मानित किया गया। वर्ष 1996 में अमेरिकी नौसेना में तैनात एक पोत को USNS हेंसन नाम दिया गया था। आगे बात करते हैं GSLV F10 EOS 03 मिशन के बारे में, जो कि असफल हो गया था। 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित GSLV F10 EOS 03 मिशन असफल रहा। त्रिचरणीय GSLV F10 के प्रक्षेपण के उपरांत उसके प्रथम एवं द्वितीय चरण का प्रदर्शन
सामान्य रहा, परंतु तकनीकी अवरोध के कारण तृतीय क्रायोनिक चरण में प्रज्वलन नहीं हुआ। उल्लेखनीय कि इस मिशन के तहत GSLV F10 के माध्यम से भू अवलोकन उपग्रह EOS-03 को भू तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था। यह उपग्रह चिन्हित किए गए किसी बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय रियल टाइम की छवियां लगातार अंतराल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया जाना था। EOS-03 प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अर्थात भू अवलोकन उपग्रह 03 जो है प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों, वनाकरण परिवर्तनों इत्यादि की निगरानी में सक्षम उपग्रह था। इस उपग्रह की मिशन कालावधि क्या है? 10 वर्ष निर्धारित थी। आगे बात करते हैं इसरो का साउंडिंग रॉकेट। तो देखिए 12 मार्च 2021, तो ये मार्च 2021 का करंट अफेयर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक बार इसको देख लेते हैं। भारतीय इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था 12 मार्च 2021 को। इस रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तटस्थ हवाओं, प्लाज्मा और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए इस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और साउंडिंग रॉकेट या परिगामी रॉकेट जो है 1 या 2 चरण वाले ठोस रॉकेट होते हैं। इसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र में या क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाता है। वर्ष 1965 से इसरो ने स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना प्रारंभ किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।